हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फोस्टर एकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और इस क्लास में हम सिविक्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है लोकतंत्र की चुनौतियां, यानी चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। इसके अलावा इससे पहली वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट जो पूरी है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जाकर आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। परिचय यानी इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे अब कि डेमोक्रेसी है क्या, ठीक है, अच्छे से पता है आपको। इसके अलावा यहाँ पर हम मेनली देखेंगे चैलेंजेस क्या है इसके, यानी चुनौतियाँ कौन कौन सी एक लोकतांत्रिक कंट्री को झेलनी पड़ती है और उनको उनकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये भी हम देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है। अब है कि लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, अधिक लोकतांत्रिक होने की, ठीक है। एक लोकतांत्रिक कंट्री होना ठीक है, लेकिन वहाँ पर इस तरीके से लोकतांत्रिक कंट्री मतलब एक लोकतंत्र को स्टैब्लिश करना कि जो वाकई में काम करे, ठीक है। यानी अधिक लोकतंत्र होने से क्या मतलब है। इसके बाद है लोकतंत्र को किस ढंग से हम परिभाषित करेंगे, वो भी यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं चैलेंज क्या होता है। वैसी समस्या को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण हो, जिससे पार पाया जा सके। यानी आपने सपोज आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और आप सक्सेसफुल नहीं हुए उसमें, आप वहीं पर रुक गए, तो आपके सामने एक चैलेंज आया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो आपने गिव अप कर दिया। तो वहाँ पे आप वहीं रुक गए, आपकी कैपेबिलिटी वहीं पर ख़त्म हो गई, आपकी योग्यता वहीं पर ही ख़त्म हो गई, आपने आगे अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश की ही नहीं। दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि आपने कहीं पर अप्लाई किया, वहाँ पर आपको चैलेंज ये मिला कि आपको मना कर दिया गया, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट किया चैलेंज को, और ये बोला, आपने आपको भी एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई अभी तक मैं रेडी नहीं था इस चीज़ के लिए, लेकिन अब मैं और मेहनत करूँगा। तो आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फिर बाद में सक्सेसफुल हो गए, आपको सक्सेस मिल गई। तो आपने खुद को क्या किया, अपग्रेड किया, चैलेंज एक्सेप्ट किया, चैलेंज के ऊपर काम किया और फिर अपने आप को आगे बढ़ाया। तो वैसी समस्या को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण हो। अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे तो चैलेंज ही नहीं आएगा, है ना। कई लोग क्या कहते हैं कि मुझे ये जॉब प्रोफाइल पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें चैलेंजेस वगैरह कुछ है ही नहीं, जो डेली आते हैं यही काम करते हैं, बैठ जाते हैं और सैलरी मिल जाती है। हमें ऐसा काम चाहिए जो चैलेंजेस वाला होता है, कि हमारा जो कैपेबिलिटी है वो निखर के आए, हमें और चीज़ें समझ में आए। तो चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण हो, जिससे पार पाया जा सके, सॉल्व किया जा सके, जिसमें आगे बढ़ने के अवसर छुपे हों, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। कभी तो कोई पॉलिसी बनाने का चैलेंज है, लोगों को एकजुट करने का चैलेंज है, यूनिटी बनाने का चैलेंज है, बहुत सारे चैलेंज होते हैं। तो इन सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसके बाद एक नया डिसीजन मिला और हमारा देश जो है वो और अपग्रेड हुआ, ठीक है। तो लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी है, यहाँ पर 3 चुनौतियां दी गई है मेनली, देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले चुनौती आधार तैयार करने की चुनौती, दूसरा है विस्तार की चुनौती, तीसरा लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, और ये हमारा सारा का सारा सेक्शन किसके अंदर आ रहा है, चिंतन चुनौतियों का, यानी चुनौतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि चुनौती किस तरीके से है, ठीक है। तो पहली चुनौती है हमारे सामने आधार तैयार करने की चुनौती, यानी पूरा जो बेस है वही लाने की चुनौती। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, विश्व में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें लोकतंत्र, ज़्यादातर देश ऐसे हैं जिसमें लोकतंत्र है, लेकिन कुछ देश जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर ही आधार तैयार करने की चुनौती है, यानी वहाँ पर लोकतंत्र को स्टैब्लिश करने की भी चुनौती है। यानी जो पहले से रूल है वो सही से काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पर लोकतंत्र आए, तभी तो लोग ठीक से अपनी बातों को बोल सकेंगे, उनकी बातों को समझा जाएगा और उसके हिसाब से ही पॉलिसी बनाई जाएगी, डिसीजन लिए जाएंगे। तो सबसे पहली जो चुनौती है वो तो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने की ही एक चुनौती है। इन देशों में तानाशाही को हटाना, यानी जहाँ पर सेना का रूल है, कुछ भी लोग बाग नहीं बोल सकते, अगर कुछ बोलेंगे तो सेना के थ्रू उनको उनका मुंह बंद करा दिया जाएगा या फिर उनको रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो फिर लोग क्या करते हैं, बिल्कुल डरे हुए रहते हैं और जो सरकार कर रही है सब सही चल रहा है, वो बस ये सोच लेते हैं। इसे समझने के लिए नेपाल का एक उदाहरण लेते हैं। नेपाल में क्या हुआ था, आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था अच्छे से। नेपाल में ही तो ये वाली चुनौती थी ना आधार तैयार करने की। वहाँ पर मुश्किल से, तो बड़ी ही मुश्किल से डेमोक्रेसी लाई गई थी। उसके बाद फिर जो राजा बना था वीरेंद्र, उसको मार दिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद नया राजा आया था जिसका नाम क्या था, ज्ञानेंद्र, और ज्ञानेंद्र ने फिर लोकतंत्र को हटा दिया वहाँ से, ठीक है। यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको भंग कर दिया गया, और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि उसने राष्ट्रतंत्र लाने की तैयारी कर ली थी। लेकिन फिर लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिला कि जन संघर्ष देखने को मिला, लाखों लोग सड़कों पे उतरे, उन्होंने फाइनली पॉलिसी चेंज करवाई, अल्टीमेटम दिया, अपनी डिमांड रखी और फाइनली नेपाल में लोकतंत्र बहाल किया गया। तो लोकतंत्र की बहाली का जो
लोकतंत्र को लाने का जो स्ट्रगल था वही मेन था। तो ये नेपाल का एग्जाम्पल बिल्कुल सही यहाँ पर फिट हो रहा है आधार तैयार करने की चुनौती। तो नेपाल में राजतंत्र को हटा दिया गया फाइनली, और नई वहाँ पर व्यवस्था लाई गई जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी चुनौती हम कौन सी देखें। यहाँ पर विस्तार की चुनौती, इसका मतलब क्या होता है? विस्तार का मतलब क्या होता है? विस्तार का मतलब होता है लोकतंत्र ले आए लेकिन लोकतंत्र का विस्तार करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, सबके पास भेजना है लोकतंत्र को। ठीक है, अब लोकतंत्र को ऐसी चीज नहीं है जिसको थोड़ा थोड़ा सब में बांट दिया, लेकिन वाकई में लोकतंत्र ऐसी चीज है जिसको सब में बांटा गया। कैसे बांटा गया देखिए, लोकतांत्रिक कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें हमने कुछ एक चीज़ें बनाई हैं, कानून बनाए हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है, लेकिन इस नियम भी बनाए हैं, तो उनको हमें लागू करना है। सपोज हमने कोई नियम बनाए, कुछ कानून बनाए, उनको हमें लागू करना है। अब लागू करना इस तरीके से है कि सभी को फायदा मिल जाए, तो वही हमारी डेमोक्रेसी का विस्तार हुआ। विस्तार का मतलब जब फायदा सबको हो रहा है, ऐसा कोई भी एक वर्ग नहीं है जो कि रह जाए बिना फायदे के। तो लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को लागू करना और लोकतंत्र के प्रभाव को समाज के हर वर्ग और देश के हर संस्था तक पहुंचाना। और यह संस्था का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो फेडरल सिस्टम है, किसी भी कंट्री में होगा और होते भी है फेडरल सिस्टम। यहाँ पर क्या है, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेवल बाय लेवल दिया गया है, यानी ऐसे नहीं कि सेंटर सारी पावर लेकर बैठी हुई है और अपने हिसाब से कानून बना रही है, नहीं, ये वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पर क्या है कि स्टेट के पास भी पावर है और हमारी खुद की लोकल गवर्नमेंट भी है, जिसको हम पंचायती राज बोलते हैं या फिर नगर पालिका नगर निगम बोलते हैं। ठीक है, नगर पालिका नगर निगम जो होती है वो अर्बन होती है, यानी कि शहरों में होती है, और पंचायत जो होती है वो रूरल होती है, यानी वो गाँव में होती है। ठीक है, तो यही चीज़ देखने को मिलती है, यानी संघवाद के थ्रू हमने पावर को बांटा है। और ये लोकतंत्र का विस्तार करना ही तो है ना, कि महिलाओं को, अल्पसंख्यकों, सभी को ही मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश की गई कि कोई भी बिना फायदे के रह ना जाए, सभी को फायदा मिले, सभी का पार्टिसिपेशन हो। तो लोकतंत्र के विस्तार का एक और अर्थ भी है, वो क्या है कि फैसलों की संख्या कम करना, उन फैसलों की संख्या कम करना जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हद से हटकर लेना पड़े। यानी दो तरीके के डिसीजन होते हैं, एक डिसीजन होते हैं जो सबके काम आते हैं, समाज के हर वर्ग को फायदा देते हैं, और कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि किसी खास ग्रुप के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, और उससे सबको फायदा नहीं होता, मतलब कह सकते हैं कि आम जनता ने इसमें शामिल नहीं होती। तो ये बोला गया यहाँ पर कि ऐसे फैसलों की संख्या कम होनी चाहिए जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हटकर हो, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी डिसीजन कम से कम लिए जाएं जिससे लोगों को हर्ट हो। ठीक है, ये वाली बात है। अब जैसे कि बहुत सारे कानून आते हैं, तो उन कानूनों को लेकर लोग सड़क पे उतरते हैं कि नहीं, हमें कानून चाहिए ही नहीं, हमें नहीं चाहिए, और वो उसके अगेंस्ट चाहते हैं। फिर सरकार क्या करती है, या तो उन कानूनों को वापस ले लेती है, यानी उनको रद्द कर देती है कानूनों को, या फिर उसमें कुछ संशोधन कर देती है। ठीक है, तो संशोधन करना भी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का होना ही है। तो आपको ये बोला गया है ऐसे फैसलों की संख्या को कम करना जिन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हटकर लेना पड़े। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा अगर फैसले लिए जाएंगे तो लोग साथ में ही रहेंगे, यूनिटी बनी रहेगी देश की। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना, ये है हमारा 3rd नंबर की चुनौती। और इसका मतलब क्या है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ठीक है, लोकतंत्र स्टैब्लिश हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि स्टैब्लिश करके रख दिया, अब क्या होगा। लोकतंत्र को एक चीज़ नहीं है जो आके बैठ गई, अब ये सब तरीके से अपना काम कर लेगा, नहीं, ये एक सिस्टम है। और सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम को तो बढ़िया तरीके से चलाना पड़ेगा ना। तो सिस्टम चलेगा कैसे, रूल्स बनेंगे, पॉलिसीज़ बनेंगी, उनको लागू किया जाएगा और फिर सही तरीके से लागू किया जाएगा। ठीक है, प्रक्रियाओं और संस्थाओं को मजबूत करना, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जो पावर दी गई है वो अपनी पावर को बिना डरे, बिना किसी के कंट्रोल में आए, बिना किसी के प्रेशर के अपना काम अपनी जगह पर सही तरीके से कर सके, अपनी शक्तियों का सही तरीके से यूज़ कर सके, वही क्या है आपका लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। मान लिया कि ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारी बना दी हैं कंट्री में कि ये वाली फलाना ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास ये राइट्स है, लोगों के लिए ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन प्रेशर में उनको कोई काम करने दिया जा ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती तभी होगी जब लोकतंत्र में अपनी जो लोग हैं उनकी अपेक्षाओं के बारे में सही लोगों को पता होगा। यानी अलग अलग जो कंट्री होती हैं वहाँ पर उनकी लोगों की अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं, यानी उनकी एक्सपेक्टेशंस जो होती है अपनी सरकार से अलग होती है। तो उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर बात होगी तो फिर चीज़ें एकदम सही रहेंगी। जैसे कि श्रीलंका की अगर हम एग्जांपल लें, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि उन जो तमिल लोग थे, हमारे जो लैंग्वेज है उसको भी प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, जैसे सिंगली लैंग्वेज को प्रेफरेंस मिल रही थी। इसके अलावा धर्म को भी प्रेफरेंस मिलनी चाहिए और काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो जॉब वगैरह में प्रेफरेंस मिलनी चाहिए जैसे कि सिंगलीज को मिल रही है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने इनकी बातों को नहीं माना, तो एक लोकतांत्रिक डिसीजन उन्होंने नहीं लिया, जिसका खामियाजा उन्होंने ये भुगतना पड़ा कि देश जो है बुरे तरीके से आंदोलन की आग में जलता रहा, कोई फ़ायदा वहाँ पर नहीं हुआ। बहुत टाइम तक, इतने सालों तक वहाँ पर ऐसी हालत रही बहुत ही ख़राब।
तो ये वाली अगर हालत को अवॉइड करना है तो देश को एक लोकतांत्रिक तरीके से डिसीजन लेना होगा। तो इसी तरीके से इसीलिए बोला जाता है कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए, और वहाँ की जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको भी उसी तरीके से काम करना चाहिए ताकि जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास राजनीतिक सुधारों का विचार। अब राजनीतिक सुधार क्या होते हैं ये भी सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। देखिए, राजनीतिक सुधार का मतलब अपने आप में, अगर राजनीति में सुधार हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे लोकतंत्र में सुधार हो रहा है, यानी वहाँ पे लोकतांत्रिक सुधार हो रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोकतंत्र में सुधार होना ही राजनीतिक सुधार कहा जा सकता है। ठीक है, और इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि हमें ये समझना होगा कि चुनौतियाँ क्या हैं। ठीक है, चुनौतियों को ठीक से समझना पड़ेगा कि किस प्रकार की चुनौती, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अब ये है कि सुधार तो करना है हमें, डिसीजन तो लेने हैं, प्रस्ताव रखेंगे, रूल्स लाएंगे, लेकिन उनका जो मॉडल होगा वो तो अलग होगा ना। जैसे कि हर एक कंट्री में अलग अलग ग्रुप हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से डिसीजन लिए और उस हिसाब से ही उन्होंने सुधार वहाँ पर किया। तो ये बोला जा रहा है कि सुधार का जो तरीका है वो हर कंट्री में अलग हो सकता है, हर मॉडल के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे कि मॉडल के पर्पज़ में सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कार का एग्जांपल, कि एक पर्टिकुलर कार है वो ख़राब हो गई, उसमें जो उपकरण डलेंगे वो इसी कार के ही लाने पड़ेंगे, किसी और कार के इसमें फिट नहीं होंगे उपकरण। ऐसी ही कोई समस्या उस देश में है तो उसको समझने की ज़रूरत है, और वहीं के ही जो सिनेरियो है उस हिसाब से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर आपको क्या दी गई है, ये बोला गया है कि जो चुनौतियाँ हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो राष्ट्रीय लेवल के ही हों, ये ज़रूरी नहीं है। चुनौतियाँ जो हैं वो राज्य लेवल की भी हो सकती हैं, और स्थानीय शासन जो आपका है, लोकल गवर्नमेंट, वहाँ की भी हो सकती है। लोकल भी हो सकती है आपकी चैलेंजेस, स्टेट लेवल की भी हो सकता है, और नेशनल लेवल की भी हो सकता है। तो इनको एक साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग लेवल पर इनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, जवाबदेही होनी चाहिए सरकार की अलग अलग लेवल पर, तभी जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से हो पाएंगी। ठीक है, ये आपको बोला गया है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कानून की। ठीक है, अगर कहीं पर सुधार की ज़रूरत है तो उसके लिए कानून बनाने पड़ेंगे, और कानून इस तरीके से बनाया जाए जो राजनीतिक आचरण को बढ़िया तरीके से करे, हतोत्साहित ना करे बल्कि प्रोत्साहित करे। ठीक है, यानी जो कानून बनाए जाए वो अच्छे तरीके के कानून बनाया जाए, मोटिवेट करने वाले कानून बनाए जाए। ऐसे कानून नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से जनता जो है वो और ज़्यादा परेशान हो जाए, क्योंकि इससे यूनिटी को खतरा हो जाएगा ना देश की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो हमने स्टेट लेवल की बात करी थी कि स्टेट जो है वो भी तो कानून बनाता है अपनी अलग अलग जगह पे। सपोज कि एक किसी स्टेट ने कानून बनाया है कि जो पंचायत है हमारी, उसमें जिन लोगों के 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 से ज़्यादा जिनके बच्चे हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते, यानी चुनाव लड़ने के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो इस तरह के कानून हर स्टेट अपने अलग हिसाब से बना लेता है, कई बार अपनी पॉलिसीज अलग अलग बना लेता है। तो इससे क्या होता है कि डिमोटिवेशन मिलता है लोगों को, और फिर लोग क्या है कि पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं राजनीतिक दल के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, सिस्टम के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। उनकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल चेंज होने लगती है और वो अगेंस्ट होने लगते हैं। सपोज यहाँ पर एक RTI बना है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये जो कानून बना है ये लोगों के अच्छे के लिए बना था और लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। अगर आप देखिए किसी एग्जाम वगैरह के बारे में भी आपने बहुत ही सुना होगा कि RTI लगाकर पूछा गया है कि इसमें जो बच्चे हैं टोटल एप्लीकेशन फॉर्म कितने भरे गए हैं। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी, या फिर पर्टिकुलर एग्जाम के क्वेश्चन को लेकर RTI लगाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इससे आपको जवाबदेही मिलती है, पारदर्शिता आती है इस चीज़ से। तो ये जो कानून है इसको सभी ने एक्सेप्ट किया। या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कानून है उसके बारे में अगर हम बात करें तो बिल्कुल लोगों को अच्छा फील होता है अगर उनके लिए अच्छे कानून बने हैं तो एक तरीके से होता है कि ये सूचना का अधिकार जो है एक तरीके से लोकतंत्र के रखवाले के तौर पे एक अच्छा एग्जाम्पल पेश करता है कि हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये राजनीतिक सुधार का ही एग्जाम्पल है। इस तरीके से जो राजनीतिक सुधार पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ज़्यादा। ठीक है, आम नागरिकों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनके भी तो प्रभाव की राजनीति होती है। मतलब अगर कोई एक कानून ऐसा आया कि जो सही नहीं हुआ तो लोगों की जो राय है उस गवर्नमेंट के बारे में बहुत ख़राब बन जाती है। तो ठीक है, तो सबसे बढ़िया कानून हम किसे कहेंगे, सबसे अच्छा कानून किसे कहेंगे, जो कि लोकतांत्रिक सुधार को बढ़ावा दे, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे देश की डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करे।
ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमने बात की थी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, जिसमें कि अगर हमें पॉलिटिकल पार्टी को सुधारना है तो उसके अंदर के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनको सुधारने की ज़रूरत है। तो वो अगर ईमानदार होंगे, बेईमान नहीं होंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ होंगे, तो वहाँ पर सुधार अपने आप ही आ जाएगा। लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा, इसका मतलब होता है रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को दोबारा से एक बार देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो विशेषताएं अगर दोबारा से देखें तो जैसे कि लोगों द्वारा चुने गए शासक जो हैं उन्हीं के पास ही अधिकार होते हैं कि वो डिसीजन ले सके, फैसले ले सके। दूसरी बात ये होती है कि लोगों के पास ऑप्शंस होने की ज़रूरत है, यानी चॉइसेस होने की ज़रूरत है। अगर एक सरकार पसंद नहीं आई तो फिर दूसरी सरकार को वोट दे सकते हैं, और ये चीज़ होनी ज़रूरी है, तभी जो सरकार है वो बिल्कुल एक्टिव रहेगी। नेक्स्ट टाइम अगर हम बात करें, अगर हमारे पास इसको चुनने की, ऑप्शंस को सेलेक्ट करने की आज़ादी नहीं है, तो सपोज़ किसी कंट्री में बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत सारी बन सकती हैं, लेकिन एक्चुअली में पॉलिटिकल पार्टीज़ को राइट नहीं होता ठीक तरीके से चुनाव लड़ने का। सिर्फ कुछ एक पार्टीज होती हैं जो कि हमेशा रूल में आती है, तो वहाँ पर लोकतंत्र जो है उसकी अवहेलना की जाती है। तो ये लोकतंत्र जो है वो वहाँ पर कायम है ही नहीं, ये समझिए। तो लोकतांत्रिक कंट्री होगी तो वहाँ पर लोगों के पास ऑप्शंस होंगे कि वो अपने हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसके अलावा मैं बात करूँगी ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कुछ संगठन होते हैं उनको भी पूरी की पूरी आज़ादी होनी चाहिए अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रह के काम करने का। अगर ऐसा है तो इसका मतलब लोकतंत्र जो है वहाँ पर सही तरीके से काम कर रहा है। सत्ता की हिस्सेदारी अगर होगी, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था पावर शेयरिंग में, अगर सत्ता में सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर सही तरीके से सभी चीज़ें काम कर रही है और लोकतंत्र वहाँ पर अभी भी कायम है। यहाँ पर बहुमत की अगर तानाशाही होगी तो इसका मतलब वहाँ पर लोकतंत्र है ही नहीं। जहाँ पर लोगों का शासन होगा वहीं पर ही क्या है, लोगों का शासन और सभी का शासन, ठीक है, वहीं पर क्या कहेंगे हम, लोकतंत्र है। अगर हम कहेंगे वहाँ पर किसी एक ही ग्रुप की या फिर बहुमत की तानाशाही चल रही है तो वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। तो सरकार और उसका कामकाज ठीक तरह से तभी चलेगा जब हमारा जो कंट्री है वो लोकतंत्र होकर और अधिक लोकतंत्र वाली भावना से मतलब कैसे भरी हुई हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और इसमें हमने चैलेंजेस के बारे में अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक तरीके से। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी, ठीक है। तो टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।